हेलो एवरीवन। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन को। हम लोग वर्चुअल करेंसी के बारे में बात कर रहे थे। इंट्रोडक्शन हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन आई थिंक आप लोगों को डिसेंट्रलैंड का कंसेप्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है, मैंने आपको माना की साइड पे लेकर जाकर डिसेंट्रलैंड की साइड पर जाकर ये दिखाया कि आने वाले टाइम में के अंदर प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगी। मैंने आपको एस के सर की क्लासेस में ये बताया कि जो डिसेंट्रलैंड क्रिप्टो है उसने कैसे फंडिंग करी थी मेटावर्स के थ्रू उस पूरी की पूरी कंसेप्ट की। आने वाले टाइम के अंदर हम पूरी की पूरी क्लासेस जो हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। अगर हम ये लाइव गूगल मीट पे अभी बैठे हैं तो हम एक दूसरे को फील कर सकते हैं, हम एक दूसरे की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल है। अब प्रॉपर वे में ना बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, ठीक है। इन क्रिप्टो करेंसीज ये हमने देख लिया था कि ये क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, जिसके ऊपर यूपीएससी ने 2020 या 21 में क्वेश्चन पूछा था, ये टेक्नोलॉजी क्या होती है। और इसी से एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी आज की क्लास में जानेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो देखो क्रिप्टो करेंसीज क्या है। क्रिप्टो करेंसी ना सबसे बड़ी बात तो देखो एक डिजिटल मनी है। आप डिजिटल मनी कह लो, वर्चुअल मनी कह लो, कोई भी चीज़ जो डिजिटल है वो वर्चुअल है, जो वर्चुअल है वो डिजिटल है। आप उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। और इसकी अगर आपको कोई भी ट्रांसफ़र करनी है वो इंटरनेट के माध्यम से ही हो सकती है। मैंने ग्रुप पे आप लोगों को फोटो भेजी थी, लाइव पोर्टफोलियोज मैंने आप लोगों को शो करे थे अपने, और मैंने आपको बताया था ये किस तरीके से वर्क करता है पूरा का पूरा ये जो कंसेप्ट है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज एक ना, अब देखो एक अंग्रेजी की खतरनाक सी टर्म आएगी, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। डिसेंट्रलाइज्ड लेजर बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जितनी खतरनाक ये टर्म है उसका मतलब इसका मतलब उतना ही इजी है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आज के समय में अगर जब भी आप बात करते हो करेंसी की, आप क्रिप्टो व्रिप्टो को हटाओ, सिर्फ आप करेंसी की बात करो। करेंसीज को रेगुलेट करने वाली हर एक देश में एक अथॉरिटी होती है, और क्योंकि वो अथॉरिटी पूरे देश की करेंसी सिस्टम को रेगुलेट करती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। हमारे देश में ऐसी जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है उसका जो अस्तित्व है वो सेंट्रल बैंक के कंटेक्स में जाना जाता है। और इसी सेंट्रल बैंक को हम लोग अपने देश में नाम देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज हेडक्वार्टर्ड एट महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यानी कि हमारे देश में अगर पैसे का फ्लो क्या है, कितना होना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर कम करने हैं, बढ़ाने हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से नोट सर्कुलेट होंगे, कितने सर्कुलेट होंगे, 20 रुपए का सिक्का बनने के बाद भी वो इकोनॉमी के अंदर कब घूमेगा, कितने हद तक घूमेगा, कितने 20 रुपए के सिक्के रिलीज करने हैं, 150 रुपए का सिक्का कब आएगा, ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं ये हमारे देश में या किसी भी देश के अंदर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी लेती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में एक चीज बताई थी कि यार अगर मुझे किसी के साथ ट्रांजैक्शन करनी है, मैंने आपको पर्सन ए और बी का कंसेप्ट बताया था, अगर मुझे किसी के साथ ट्रांजैक्शन करनी है मैं क्यों एग्री करूं कि बीच में एक बैंक जो है वो भड़वा बनकर हमारे बीच में बैठा हुआ है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। उसका क्या लेना देना, जब मुझे उस पर्सन से लेना देना है, मैं अपनी बंदी के बर्थडे पर उसको केक भेजना चाहता हूँ, फ्लावर्स भेजना चाहता हूँ, जो मर्जी भेजना चाहता हूँ, मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी है, तो बीच में बैंक भड़वा बन के क्यों बैठ रहा है, मेरे और मेरे बंदी के बीच में क्यों आ रहा है, मेरे रिलेशनशिप के बीच में। मेरी मर्जी, मैं उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करूं या फिर उसको भिखमंगी कर दूं, कंगाल कर दूं, वो मेरी मर्जी, मेरी बंदी है। अब यहां पर क्या है, जो बैंक है ना, बैंक से लोग ना परेशान हो गए थे एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि जब ट्रांजैक्शन हम दोनों के बीच में होनी है, और अगर हम किसी भी एक चीज को, एक पर्टिकुलर मैसेज को या एक फोटो को या किसी भी एक ऐसी चीज को हम ये बोल रहे हैं ये सिक्का है, ये देखो मैंने बनाया है, तुम इसको रख लो इतनी इतनी क्वांटिटी के अंदर, मान लो कि तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं, तो हम ऐसे क्यों नहीं पैसा पैसा खेल सकते हैं। लोगों ने बोला आई एग्री, बहुत सारे लोगों ने बोला आई एग्री, ठीक है। उसके बेसिस पर एक चीज निकल कर आई, हमारे बीच में कोई भी एक अथॉरिटी सेंट्रलाइज फॉर्म में नहीं होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक। बैंक बीच में दो लोगों के पार्टीज के बीच में अगर दो लोग एग्री हैं किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करने के लिए, बैंक बीच में भड़वा बन के नहीं बैठेगा। इसलिए इसको बोला जाता है देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड चीजें हो जाएंगी डिसेंट्रलाइज्ड।
देख रहे हो ना नीचे टर्म, चीजें हो जाएंगी डिसेंट्रलाइज, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी बीच में रेगुलेट करने वाली। ठीक है, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज लेजर। लेजर का मतलब देखो क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, हालांकि हम ब्लॉकचेन को टेक्नोलॉजी वाली क्लास में जानेंगे, जैसे हमारे कंपोनेंट है जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी को हम लोग उसके कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, ब्लॉकचेन में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी और आएगा इसके बारे में, फाइनेंशियल मार्केट आने दो, तो जब हम स्टॉक्स और उसकी बातें करेंगे तब मैं आपको और बताऊंगा। ब्लॉकचेन सिर्फ अब क्रिप्टो करेंसीज तक लिमिटेड नहीं रह गया, ब्लॉकचेन अब और जगह पर आ गया है। ब्लॉकचेन के लिंक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और इन सब चीज़ों तक भी जाते हैं। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बस एक छोटी सी अगर एक इसके बारे में फैमिलियर करवाना हो, छोटी सी नॉलेज देकर, तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि ये जो लेजर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो शब्द होते हैं, ये बेसिकली एक नेटवर्क को दर्शाते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें दो लोगों ने ट्रांजैक्शंस कर ली, या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो है वो ट्रांजैक्शंस है, वो ना बेसिकली इस नेटवर्क के अंदर ही नोट होती जा रही है, एक चेन बनकर, इसलिए इसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ये एक चेन बनते बनते आगे कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है, कितनी ट्रांजैक्शन हुई, किसके अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई। अब क्या है, आपको पता है आपने मुझे कितनी बार ट्रांजैक्शन करी, मुझे पता है मैंने आपको कितनी बार ट्रांजैक्शन करी। आप कहोगे उसमें नई बात क्या है, ये तो मेरा फोन पे की हिस्ट्री भी बता देता कि मैंने आपको कितनी बार फीस भिजवाई। मेरा बैंक अकाउंट का अगर मैं स्टेटमेंट निकलवाऊंगा, ई स्टेटमेंट निकलवाऊंगा या निकलवाऊंगी, ये तो मुझे वो भी बता देगा। ठीक है, लेकिन वही तो बात है ना, आप थर्ड पार्टी का सपोर्ट लेते हो। आपने मुझे कितने बार फीस भेजी, हमारे बीच में कितने बार ट्रांजैक्शन हुई, इस चीज का सपोर्ट आप किसी थर्ड पार्टी से लेते हो। बैंक को माध्यम आपने बना रखा है, और सामने वाले पर्सन जो कि जिससे आपकी लेन देन चल रही है, वो भी एक मतलब बीच में दोनों पार्टीज के बीचों बीच में एक बैंक सिस्टम जरूर है। आपकी जो जितनी चीजें जो रिकॉर्ड है, आपका फोन पे, पेटीएम, ये जो हिस्ट्री बता देता है, या फिर आप ई स्टेटमेंट जाते हो अपने मोबाइल बैंकिंग एप्स में निकालने, तो बैंक तो है ही ना बीच में। इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि नेटवर्क होगा और नेटवर्क रिकॉर्ड करेगा ऑटोमेटिकली सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को डिसेंट्रलाइज तरीके से, बीच में इंफॉर्मेशन कहीं और नहीं जाएगी। जैसे जब आप व्हाट्सएप की कभी ना किसी भी दो चैट की हिस्ट्री हटा के देखना, पूरी की पूरी जब आप क्लीन कर दो, तो उसमें लिखा रहता है दीज मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, 1 to 1। जैसे मतलब मान लो मुझे क्यारा अडवाणी ने बोला, दीपांक आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। अब ये मैसेज सिद्धार्थ के पास नहीं जाएगा, सीधा मेरे पास ही आएगा ये, क्योंकि उसने मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे ट्रांसफर करा है। बीच में से मैसेज उड़ के ये नहीं चला जाएगा सिद्धार्थ को बताने के, देख तेरी बीवी तेरे साथ गद्दारी कर रही है तो इश्क लड़ते फिर रही दीपांक के साथ। नहीं, क्यारा का मैसेज पूरा का पूरा मेरे पास ही आएगा। ठीक है, विच सीक्स टू मेक द करेंसी सिस्टम डिसेंट्रलाइज, के यार बीच में कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, इस कंसेप्ट के बलबूते पर यह क्रिप्टो करेंसी जो था इसका जन्म हुआ था। अनलाइक द प्रेजेंट गवर्नमेंट इशूड सेंट्रलाइज फॉर्म, अभी आज के टाइम में जो भी कोई भी करेंसी है उसको गवर्नमेंट इशू करती है, और वो सेंट्रलाइज फॉर्म में कैसे है, क्योंकि उसको सेंट्रलाइज अथॉरिटी सेंट्रल बैंक संभालता है देश का, वो देखता है उसकी रेगुलेशन वगैरह वो सारी चीजें। ठीक है, अब कुछ जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं मैंने आपको दिखाया था, मैंने तो आपको सुबह बहुत सारे नाम बताए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, माना है, शिबा इनू है, डोज कॉइन है। ठीक है, ये सारे के सारे। अब कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के, सिर्फ इसके नेगेटिव रिपरकशंस नहीं है, ये एडवांटेजेस भी हैं। आने वाले टाइम के अंदर स्टेट पीएससीज में आपको इसके ऊपर मेंस ओरिएंटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिप्टो करेंसीज के लिमिटेशंस और इसके एडवांटेजेस क्या है। एक तो सिंपल बात ये है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ना वो बहुत कम है, और किसी किसी नेटवर्क में तो है भी नहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट या तो बहुत कम है या किसी किसी नेटवर्क के अंदर है भी नहीं। आपको यहां पर अगर किसी को भी पैसे अगर ट्रांसफर करने हैं ना, तो आपके पास क्या होता है, कोड होता है। जैसे मतलब मान लो उस पर लिखा हुआ है जितना बड़ा मैंने ये बनाया ना, इतना ही बड़ा एक कोड होता है। आप अपने पैसे लो, मतलब वॉलेट को यूज करो, $100 आपने यूज करें, मेरे पास भी एक बिल्कुल सेम ऐसा सा एड्रेस होगा, आपने ये एड्रेस कॉपी पेस्ट करा या मैंने करा अपने में, $100 का आपने ट्रांसफर मारा, ये $100 विद इन 9 to 15 सेकेंड्स मेरे वॉलेट में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। अब कुछ नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ी,
ये स्कैन ले लो, वो स्कैन ले लो, ऐसा करो, और कोई किसी ने रिकॉर्ड नहीं करा, ये रिकॉर्ड सिर्फ नेटवर्क में हुआ है, ब्लॉकचेन में हुआ है ट्रांजेक्शन। फीस कटती है, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो काटते हैं कहीं ना कहीं, तो क्योंकि जो ये क्रिप्टोज हैं, ट्रेड होते ही हैं, बहुत नॉमिनल सी फीस कटती है। जैसे मैं और मयूर अगर कितने की भी ट्रांजेक्शन अगर करते हैं ना, पैसे डिपॉजिट करते हैं, कुछ भी करते हैं, कितने की भी कर लें, चाहे लाखों की कर लें, चाहे करोड़ों की कर लें, हम लोगों की जो वो हैं पैसे हैं, 8 to 9 रुपीज मैक्सिमम अमाउंट करता है हम लोगों का ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इतना ही है ना मयूर, 8 से 9 रुपये लेता है ना ऑन मेटा, मैक्सिमम कितना भी कर लो आप, 8 से 9 रुपये ही कटते हैं हम लोगों के। तो इट कैन लीड टू इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, इस करेंसी को तो कोई भी होल्ड करके रख सकता है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि यहां पर अलग अलग डिनोमिनेशंस की करेंसीज हैं। ये 17 लाख का एक बिटकॉइन अगर आपको नहीं लेना, आप उसका कुछ पार्ट बाय कर सकते हो, आप उसका कुछ पार्ट बाय कर सकते हो। अब आप कहोगे पार्ट बाय कर सकते हो मतलब, मान लो कि आपको एक जो बिटकॉइन है, बीटीसी कहते हैं शॉर्ट में इसको, एक जो बिटकॉइन है वो आपको पड़ रहा है 17 लाख रुपए का। आप 100 रुपए के भी बाय कर सकते हो मिनिमम, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये वाली बात। तो आपको फिर हो सकता है वो एक बिटकॉइन ना मिले, 0.00000123 बीटीसी मिले, तो आप कुछ शेयर तो बाय कर सकते हो ना। और आने वाले टाइम के अंदर आप इसको होल्ड करो और ये बढ़ेगा। ये बढ़ेगा क्यों, इसके पीछे भी एक टेक्नोलॉजी, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अब आप कह रहे, आप मेरे से, आपका ये सवाल हो सकता है मेरे लिए कि आप तो हर किसी का बताते चले जा रहे हो बढ़ेगा बढ़ेगा, गिरेगा नहीं क्या, लोग तो डूब गए हैं, हम तो ये सुनते हैं कि लोगों ने इतना पैसा गवा दिया, वो गवा दिया, अभी बात करते हैं उसके बारे में। लेकिन ये बढ़ेगा ही लॉन्ग टर्म के अंदर, ऑन रिकॉर्ड ये वाली बात मैं लिख कर दे सकता हूं, क्यों अभी बताता हूं उसको मैं। इसके बाद क्या है, इससे ना जो सेफ्टी है फाइनेंशियल सिस्टम की, वो इंप्रूव हो सकती है। कैसे, आपको इतने सारे यार फोन आते रहते हैं कि देखो आपका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, आप ये आधार कार्ड अपना अपडेट करवा लो, उस चक्कर में आपको कोई बोलता है कि अपना बैंक डिटेल्स बताओ, ये बताओ। और इंडिया में हर रोज लाखों हजारों इंसान जो हैं इस फ्रॉडबाजी के चक्कर में अपना पैसा जो है वो लूज करते हैं। किसी की मैसेज का रिप्लाई कर दिया, किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, या कुछ भी कर दिया। अब इससे क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम की सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी। आपके पास प्रॉपर तरीके से एक एड्रेस है और दूसरे वाले पर्सन के पास एड्रेस है, ये इधर से इधर ही ट्रांसफर होगा, और वो इसलिए होगा, बीच में कोई माध्यम नहीं है हम दोनों के बीच में, ये डिसेंट्रलाइज वे में हो रहा है। जैसे फोन पे से अगर मैंने पैसा दिया, किसी को दिया, अब वो बैंक के थ्रू, मतलब मैंने फोन पे स्कैन मारा, सामने वाले, मतलब मैं राशन की दुकान पे कुछ लेने गया हूं, मैंने उसने फोन पे का स्कैनर लगा रखा है, मैंने स्कैन करा, वो करा, अब जो पैसे अटक गए ना, वो बैंक की वजह से अटके, क्योंकि बैंक बीच में था, वो मेरे बैंक से पैसा ट्रांसफर करके उसके बैंक में डाल रहा था, इतनी देर में अटक गए पैसे मान लो। लेकिन इससे क्या है, कोई बीच में अथॉरिटी है नहीं, तो वो 1 to 1 मुझे ही मिलेंगे, वो पैसे 1 to 1 वो मुझे ही मिलेंगे। फिर द पोटेंशियलिटी ऑफ अ बेटर डायरेक्टेड मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, एक पोटेंशियल इमर्ज होकर आ सकती है। अब मैंने क्या बात बताई थी आपको, फिस्कल पॉलिसी किससे एसोसिएटेड होती है, आरबीआई या फिर गवर्नमेंट, और मॉनेटरी पॉलिसी किसके साथ एसोसिएटेड होता है वर्ड, सेंट्रल बैंक। हमारे देश में सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। इससे ये ज्यादा बेटर पॉलिसी बना सकते हैं कि कैसे इसको सर्कुलेट करना है, कितनी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, ये इसके ऊपर पॉलिसी बना सकते हैं, ये ना कि ऑल टुगेदर इसको बंद कर देना। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि रिसेंट ईयर में फेस करने को मिले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये किस बेसिस पर इशू करा जा रहा है भाई, और इतनी बल्क क्वांटिटी में अगर ये घूमेगा तो कल को ये भी तो इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। जैसे आप लोगों को एक बात बताता हूं प्रतिनिधि, जैसे आप भी सुनो, जब आरबीआई को ये लगता है ना कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में घूम रहा है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ते चली जा रही है, तो आरबीआई उस पैसे को इकोनॉमी से सकआउट कर लेता है, खींच लेता है बाहर। ज्यादा पैसा अगर घूमेगा ना इकोनॉमी के अंदर, लोगों की अफोर्डेबिलिटी पावर बढ़ेगी। अब अफोर्डेबिलिटी पावर बढ़ेगी लोगों के पास है तो खर्चा करने को, लेकिन रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज के लिए पार्टिसिपेंट्स आप या जो खरीदार हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो बहुत सारे होंगे। अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, मतलब वही का वही निकलेगा कि महंगाई बढ़ जाएगी, इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी। अब क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है कभी कभार अपने पास जैसे पैसे रखता है, कुछ भी रखता है, वो ना
एक बैकिंग इंश्योर करता है कि जब हमारे पास इतना सोना या चांदी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी, हम उतना ही कैश प्रिंट करेंगे। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी कम होने लग गई, गोल्ड के रिजर्व्स कम होने लग गए, सिल्वर के रिजर्व्स कम होने लग गए, फिर जाके आरबीआई फ्रेश जो है करेंसी प्रिंट करने का कमांड देता है, ऑर्डर देता है उनकी टीम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग वैसे एक टर्म होती है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, ये चीज होती है। लेकिन यहां पर किसी भी फिजिकल एसेट्स की बैकिंग है ही नहीं इनके पीछे। यानी कि देश में कितना गोल्ड पड़ा हो या कितना क्या पड़ा हो, जैसे फियाट करेंसीज की फॉर्म में होता है, फियाट मनी हमने सुना था ना, जिसके ऊपर या जिसके पीछे गवर्नमेंट बैकिंग होती है। अब यहां पर ना गवर्नमेंट बैकिंग है, और फिर अंधाधुंध पता चला कोई जो क्रिप्टोज है, जब से वो 1 रुपए से भी कम की कीमत का था, तब से हो सकता है वो हजारों हजारों क्रिप्टो होल्ड कर रहा हो। अब उसकी कीमत अगर देखी जाए कल को जाकर, तो पता चला वो पर्सन एकदम से वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बन के आ गया सामने। केसेस ऐसे भी आए हैं कि इट इज स्टिल प्रोन टू हैकिंग, और इंस्टेंसेस हुए हैं कि लोगों के जो बिटकॉइंस है जो कि डिजिटल वॉलेट के अंदर पड़े हुए थे, वो चोरी भी हुए हैं। ये चीज इसको और रिस्की बना देते हैं। हो सकता है पर्सन की पूरी सेविंग हो यहां पर हो, और इस एड्रेस टू एड्रेस ट्रांसफर के बीच में ये चीज हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद हमें ये नहीं पता क्रिप्टोस किसने भेजे, क्या भेजे, यहां पर नाम नहीं आते। आपके पास सिर्फ एक एड्रेस होता है। लेकिन अगर मैं आपको एड्रेस भेज दूं ना मयूर का, कि मयूर ने इतने इतने क्रिप्टोस मेरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, आप पता ही नहीं लगा सकते कि मयूर का कंप्यूटर क्या है, वो क्या है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, क्या करता है। यही इसकी ब्यूटी है। जान लगा लो पूरी की पूरी साइबर सिक्योरिटी सेल की, इसकी उसकी, आप पता ही नहीं लगा सकते। एड्रेस चेंज हो जाएगा और आप ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि वो नेटवर्क के ऊपर, तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो वाईफाई के ऊपर, वाईफाई के नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा हो या आईपी एड्रेस के ऊपर काम कर रहा हो। वो नॉर्मल एक क्रिप्टो एड्रेस है, आईपी एड्रेस नहीं है। इसके पीछे कुछ .nic.in@gmail.com ऐसा कुछ भी नहीं है ये। तो आप पता ही नहीं लगा सकते किसने मेरे को पैसे भेजे हैं या फिर मैंने किसको पैसे भेजे हैं। लेकिन फिर ये चीज इसको प्रोन भी। हाँ हाँ, बताओ बताओ। हर ट्रांजैक्शन के, हाँ, एड्रेस जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, और हर ट्रांजैक्शन के बाद भी पॉसिबिलिटी का एड्रेस बदल जाएगा। अगर आप चाहो तो आप भी एड्रेस बदल सकते हो उसका। जैसे हम लोग नहीं कहते, जैसे मतलब मान लो कि मुझे धन ऐप की या फिर कोई भी ऐप की अपनी लिंक शेयर करनी, तो वो बोलता है फ्रेश लिंक जनरेट करके, या टेलीग्राम का नया चैनल बना रहा है तो एक जो लिंक, जो इनविटेशन लिंक है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं खुद का बना सकता हूँ। ऐसी ये चीज़ है। अब लेकिन यही चीज़ इसको प्रोन बना देती है फॉर सेवरल इलीगल एक्टिविटीज़। जब पता ही नहीं लग रहा पैसा कहाँ से हो रहा है, कहाँ जा रहा है, फिर तो इससे टेरर फंडिंग भी हो सकती है, स्मगलिंग भी हो सकती है, ड्रग्स का व्यापार हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज हो सकती है। शाइनी क्या कहना चाहते हो इस पॉइंट के बारे में, है ना? शाइनी क्या विचार है आपके? अच्छे क्रिप्टो करेंसीज अर्पित, ट्रांजैक्शन को स्मूथ बना देती है शाइनी के लिए। शाइनी करिए तो सोचा ही नहीं कभी इतने सारे काम, मैं तो सिर्फ एक ही पे थी। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी ऑफ इट्स प्राइसेस। कैसे? प्राइसेस की वॉलेटिलिटी देखो आप कितनी ज्यादा है। यानी कि एक है शिबा इनू, जो कि 100 रुपए में आपके लगभग 5 से 7 लाख कॉइन्स आ जाएंगे। इससे भी और सस्ते सस्ते 100 में ऐसे भी हैं जो 3-3, 4-4, 12-12 करोड़ कॉइन्स आ जाएंगे। लेकिन वहीं पर एक बिटकॉइन है जो कि आपको एक जो है वो 17 लाख रुपए का देखने को मिलेगा, और जो कि गया भी था 55 लाख, 65 लाख, 60 लाख तक। अब ये चीज इसको ऐसा चीज बना देता है कि ये एक स्पेकुलेशन के ऊपर वर्क कर रहा है। मेरा अनुमान है कि मैंने खरीद लिया कि यहां से ऊपर फटेगा, बढ़ेगा, होल्ड करके रखना, ये इतना बन जाएगा, और ये इसको प्रोन बना देता है एज अ गैम्बलिंग। जबकि जो करेंसी हमें पता है कि वो इतना ही वर्क करेगी। 100 रुपए का नोट बैठे बैठे रात को कोई मुर्गी के अंडे की तरह 2 नहीं हो जाएगा, वो 200 नहीं बन जाएंगे। ठीक है? और इससे क्या होता है, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ स्टेबल करेंसी सिस्टम। इससे कभी भी अगर इसको लीगल कर दिया जाए, लीगल टेंडर बना दिया जाए, लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि इसको सर्कुलेशन में अगर अलाउ कर दिया जाए, तो स्टेबल करेंसी सिस्टम देश का कभी कोई बन ही नहीं पाएगा। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीजें आप लोगों को कुछ ऐसी नहीं पता होंगी। क्रिप्टो करेंसीज का डिसएडवांटेज ये भी है, इससे कोयला और बिजली बहुत ज्यादा फूकते हैं। अल्टीमेटली कोयला फूकता है तो बिजली फूकेगी,
लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी अगर बिजली बनानी पड़ रही है तो एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर दिन भर यूज हो रहा है बिजली बनाने के लिए तो वो फट सकता है, उसमें लीकेज भी हो सकती है। हल्का सा एक इशू आ गया था एक बारी हमारे तमिलनाडु के अंदर, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम है कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। हल्की सी लीकेज हो गई थी वहां पर, पूरी दुनिया हिल गई थी, पूरी दुनिया हिल गई थी। हर किसी की कॉल आ गए थे प्राइम मिनिस्टर को कि अगर थोड़ी सी बनोनी हो गई तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जाके या फिर हिरोशिमा नागासाकी जैसा ही बिटना पकड़ ले। इलेक्ट्रिसिटी और इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है ये काफ़ी हाई रहता है व्हेन यू आर माइनिंग क्रिप्टोस। अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, ध्यान से समझना, आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं होंगे या शायद से पहली बार सुनेंगे इस चीज़ को। इवन जो लोग आप में से मेरे साथ ट्रेडिंग करते हैं वो भी नहीं जानते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि हर एक क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उस डिस्कशन पे पहले वापस आता हूँ मैंने आपको बोला हर एक क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब आप कहोगे ये आप कहाँ देखकर बोलते हो, क्या क्या बढ़ेगी, आपको कैसे पता? तो देखो मैं एक साइट पर आपको लेकर जा रहा हूँ जहां पर आप इसके चार्ट देख सकते हो। मैंने आपको इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज दिखाई। प्रधन्य जरा किसी क्रिप्टो करेंसी का नाम लो मेरे सामने, बताओ जरा। बोलो प्रधन्य, कोई भी क्रिप्टो का नाम बोलो। इथीरियम, मैं थी, चलो इथीरियम के ऊपर मैं आ गया, ठीक है। ये होते हैं इसके चार्ट। यहां से पता लग रहा है कि इसकी प्राइस जो है कहां से कहां तक गई थी। जैसे अगर आप इसको इधर देखो, मैं इसको चल कर देता हूं। अगर आप इसको यहां देखो इस पॉइंट पर, ये $4856 पर गया था हाई। ये लोएस्ट पॉइंट $88 तक जा चुका है। अभी ये कितना चल रहा है? $1531 पर चल रहा है अभी ये देखो बगल में लिख कर आ रहा है रेड कलर से, इधर देखो। इसको हम कर देते हैं ब्लैक 3। अभी करता हूं मैं, अभी पहले देख लो, अभी बताता हूं। ये देखो ऊपर जो लाइन है ना, ये यहां तक गया था, देखो $4856 तक ऊपर दिख रहा है ब्रदर ना, ये जो मैंने मार्क कर रखा है ये। उसके बाद नीचे ये यहां तक गया था, ये लाइन देखो $88 तक। और अभी ये ट्रेड हो रहा है, यहां लाइन देखो, ये रेड डॉटेड लाइन जो जा रही है $1530 पर। यानी कि $88 से ये $4856 पर गया और अभी जाकर ये $1530 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। ये चार्ट्स हैं, जो लोग जो अभी मतलब उस पर आपको आसान भाषा के लिए समझ लो कि बोली लगा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा ऐसा ये इसके वर्क करा ऐसा करके, ठीक है। अब क्या है, जब ये शुरू हुआ था यहां से, इसको एक बार देखते हैं। 1 अगस्त 2017 को इसको चार्ट आया था, यहां पर देखो नीचे देखो 1 अगस्त दिख रहा है, नीचे डेट दिख रही है सबको। 1 अगस्त 2017 में इसका ये चार्ट आया था। यहां से इसकी जर्नी शुरू हुई थी, और ये तो फिर भी मंथली टाइम फ्रेम है, हम इसको डेली पे लेके चलते हैं। और भी पहले ऐसे आया था, लेकिन ये वो वैसा वाला वर्जन नहीं है, ये फ्री वर्जन है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा। लेकिन जब भी आया था, मान लो कि ये यहां से शुरू हुई इसकी जर्नी, ठीक है। अब यहां से इसकी जो जर्नी शुरू हुई, ये ऐसे जाते जाते ये पहले यहां गया, इधर नीचे आता रहा आता रहा आता रहा आता रहा आता रहा। उसके बाद यहां तक गया, फिर नीचे आया, फिर यहां तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां पर, फिर यहां पर। अब इधर होते 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 आज के टाइम में इधर ट्रेड कर रहा है। ये इसकी मूवमेंट है, ये इसकी मूवमेंट है, ठीक है। यानी कि क्रिप्टोस ट्रेड हो रहे हैं, हमारी आंखों के सामने प्रूफ हमें दिख रहा है कि हाँ जी क्रिप्टोस ट्रेड हो रहे हैं। अब क्या होता है, जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी जो होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं।
जब भी कोई वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी जो होती है, इसके ना लेवल्स होते हैं दोस्तों। जैसे आप गेम खेलते हो ना, कोई भी पबजी या कुछ भी करके, उसके अंदर लेवल होता है, आपको जो लेवल क्रॉस करने होते हैं, आपको ना एक क्रिप्टो करेंसी एक जो सिस्टम है वो बनाकर दे देता है। एंड ये वाली बात बोलना एग्जेजरेशन नहीं होगी, अगर मैं आपको एक बात बोलूं आप शायद से यकीन भी ना करो, लेकिन ये चीज़ रियलिटी है। दैट इज कि अगर मैं यहां पर ये लिख दूं, अगर एक दिबांग कॉइन के नाम से अगर मैं एक कॉइन लॉन्च कर दूं, ठीक है, दिबांग कॉइन के नाम से अगर एक कॉइन लॉन्च कर दूं, ये भी पॉसिबिलिटी कि मैं अपना भी क्रिप्टो लॉन्च कर सकता हूं। जब भी ये क्रिप्टो लॉन्च होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके अंदर कुछ लेवल्स होते हैं। इन्हीं लेवल्स को बोला जाता है एक तरीके से ब्लॉकचेन। क्या होता है, ये आपको एक एक ब्लॉक की जो चेन होती है ना, ये आपको पार करनी पड़ती है। इसके लिए इसको पार करने के पीछे कोई गेम नहीं खेलना होता, ऐसा कुछ नहीं है आपको पहेलियां सुलझानी पड़ेंगी या टेबल नंबर 26 जैसी मूवी के अंदर आपको टास्क दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बेसिकली क्या है, यहां पर कुछ हैवी कंप्यूटर्स लगाने पड़ते हैं। हैवी कंप्यूटर्स, अब हैवी इन द सेंस का मतलब क्या है, हैवी प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स। और जैसे जैसे आप एक एक लेवल को पार करते चले जाते हो, आने वाली डिफिकल्टी और ज्यादा की होती जाती है। जैसे लेवल 1 पर बहुत इजी है इस लेवल को तोड़ना, इससे ये जब टूटेगा तो इसके अंदर से कुछ क्रिप्टोज बाहर निकलते हैं उसी के, मतलब जैसे अगर मान लो कि अगर इथेरियम लॉन्च हुआ है, या मान लो कि जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तो नंबर ऑफ बिटकॉइंस कितने सर्कुलेशन के अंदर होंगे ये लेवल्स तोड़ने पे डिपेंड करता है। लेवल 1, लेवल 2 उससे भी मुश्किल हो जाएगा, 3 उससे भी मुश्किल हो जाएगा, 4 उससे भी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इन द सेंस और ज्यादा हैवी प्रोसेसर के कंप्यूटर्स आपको चाहिए पड़ेंगे, और इन्हीं लेवल्स को तोड़ने को हम लोग बोलते हैं माइनिंग ऑफ क्रिप्टोस। आप एक महीने तक लैपटॉप, अपने फोन, घर के सारे फोनों को ऑन करके रखो, नेट की कनेक्टिविटी अच्छी रखो, मतलब बीच बीच में लाइट जा रही कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी बहुत सारी जगह होती है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ये वाला काम करने लगो, ठीक है, इलीगल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये टाइम वेस्टिंग चीज है। आई कैन टेल यू एटलीस्ट 3 साइट्स विच आई नो, और जो काम मैंने कर रखा है कि क्रिप्टोस, आपको अगर सेल परचेज करने के लिए पैसा नहीं है ना, तो आप अपनी क्रिप्टोस माइनिंग कर लो। कंप्यूटर फोन से इजी है, आईफोन से बहुत आसानी से हो जाता है, जो मैकबुक जो है, एप्पल वाले जो हैं प्रोडक्ट्स, उनसे बहुत आसानी से हो जाता है। और आपको लगता है इथेरियम बिटकॉइन वगैरह माइन करना बहुत हैवी है, क्योंकि वो महंगे भी हैं कॉइन्स और बहुत ज़्यादा आगे लेवल को क्रॉस कर गए, तो आप शीबा इनू डोज कॉइन बहुत आसानी से आप वो कर सकते हो। 100 200 एक एक महीने के अंदर शीबा इनू और ये सब आपके पास आराम से आ सकते हैं। आई कैन टेल यू, ऐसी 3-4 साइट्स मेरे को पता है और मैंने करा हुआ है ये वाला काम। लेकिन अगेन इसके लिए क्या होता है, सेटअप जो होता है पूरे का पूरा, इसको कहते हैं हम लोग, अगर ये वाला काम आपको करना है, लेवल्स और बढ़ाना पड़ता है, तो क्या होता है इसके लिए, अब जब ये कंप्यूटर सारे ऑन रहेंगे, मान लो अब आपको जब एक बिटकॉइन एक्सट्रैक्ट करना था 2009-10 में, तब आपको मान लो कि 5 से 6 कंप्यूटर चाहिए थे। आज जो बिटकॉइन जिस लेवल पे पहुंच गया है, आपको, अब वर्ल्ड में ये वाला काम कोई इकलौता नहीं करता, लेकिन दुनिया भर में कम से कम 5 से 10 करोड़ कंप्यूटर एम्प्लॉय कर ये वर्क करने पड़ते हैं, डिप्लॉय करना पड़ता है। उनके प्रोसेसर जब एक साथ वर्क करेंगे तब जाके बिटकॉइन टूटना स्टार्ट करता है, जिसको माइनिंग कहते हैं। इसके लिए ये वीडियो यूज करता हूं मैं। ये देखो, जैसे टूट रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं आप खदान लेकर कहीं पर पहुंच जाओगे, अब हथौड़ा लेकर, फावड़ा लेकर, लेकिन यही चीज जो कंप्यूटर से निकालने के लिए होती है, बस ऐसे ही जाके लेवल जो आप क्रॉस करते रहोगे, यही होती है क्रिप्टो माइनिंग। इसके लिए बिजली बहुत यूज होती है, बिजली बहुत यूज होती है। ये जो प्रोसेस है ना, मतलब एक तो आप समझ ही गए होगे, इनडायरेक्ट वर्ड में बस एक, इनडायरेक्ट वर्ड्स में बस एक वीडियो रेफरेंस है ये, कि ऐसे कर करके हमें, ये एक पूरा का पूरा ब्लॉकचेन है, इसके अंदर क्रिप्टोस छुपे हुए हैं।
हमें वो प्रोसेसर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जला जला के, बिजली फूक फूक के हमें ये माइन करने हैं, इसके अंदर से निकलते जाएंगे। लेकिन ये पहाड़ कभी तो टूटेगा, ये पहाड़ कभी तो टूटेगा पूरा का पूरा। एक जहां से आयरन से, कोयले की खदान से जहां में कोयला मिलता रहता है, जिंदगी भर थोड़ी ना मिलता रहेगा, वो कभी तो खत्म होगा। तो बस ऐसे ही इसके साथ होता है। जब ये क्रिप्टोज जो होते हैं ना, हर एक क्रिप्टो एक लिमिटेड ड्यूरेशन का रहता है, और जब जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड रह जाए, उसकी डिमांड बढ़ रही हो और उसके अंदर से लिमिटेड क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट हो रही हो, तो उसके प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और बिटकॉइन जो है वो सिर्फ 8 डिकेड का रह गया। 8 डिकेड के बाद बिटकॉइन जैसी कोई चीज पृथ्वी पे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये नंबर वन क्रिप्टोज है, नंबर वन क्रिप्टो है, सॉरी, बिटकॉइन जो वो नंबर वन क्रिप्टो है। इसके अलावा जो भी कॉइन्स होते हैं, बिटकॉइन के बाद जो भी क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हुई, उसको हम लोग कहते हैं ऑल्ट कॉइन्स। इसकी जगह फिर ले लेगा, प्रोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी बन जाएगा। नंबर 2 पे आता है इथीरियम। ये ऊपर वर्ड भी देखा था हमने, ये रहा। जब बिटकॉइन की हस्ती मिट जाएगी 1 डिकेड के अंदर, फिर इसकी जगह ले लेगा इथीरियम। तो आज जितने रेट पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, उस टाइम पर इथीरियम जो होगा वो होगा। और इथीरियम के लिए एक और इथीरियम लॉन्च हो गया है, इथीरियम 2.0। जैसे मेटावर्स है ना, अब ये इथीरियम 2.0 आपके लिए काम करेगा आने वाले टाइम के लिए। जो वाईफाई है, मेटावर्स है, इस तरीके के काम करेगा ये। अब इथीरियम के बाद जो कॉइन है वो है बाइनेंस कॉइन, फिर सोलाना, माना, ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। एवेक्स कॉइन है, बहुत सारे ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये कंप्यूटर्स की डिमांड ज्यादा बढ़ने लग गई और लोगों का इंटरेस्ट आ गया कि हाँ भाई, हमें डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी के थ्रू ही ट्रेड करना है, आपस में ट्रांजेक्शन करनी है, हमें बीच में से सेंट्रलाइज अथॉरिटी हटानी है, तो अब इसको बोलते हैं, अब जो चीज लोगों ने डिप्लॉय करना शुरू करी है, अब घर के आसपास करेंगे तो शहरों में बिजली महंगी है। लोग फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाकर, खेतों के अंदर जाकर सेटअप बना रहे कंप्यूटर्स का, हाई प्रोसेसर्स का। इतनी ऊंची ऊंची बिजली के खंभे, इतने अच्छे अच्छे सुपर कंप्यूटर्स वो लगा रहे हैं खरीद खरीद के, सिर्फ एक प्रोसेस के लिए, सिर्फ एक मकसद के लिए, क्रिप्टोस की माइनिंग करने के लिए। इसको बोलते हैं क्रिप्टो फार्मिंग। कि भैया क्रिप्टो की खेती चल रही है, देखना चाहोगे कैसी होती है खेती है? अभी दिखाता हूं। कंप्यूटर्स देखो कितने, कि कितने कंप्यूटर्स में क्या क्या हो सकता है, दिखाता हूं। ये देखो क्रिप्टो फार्मिंग। ये क्यों बता रहा हूं, अभी ये भी चीज हो जाएगी और यूपीएस में कहां काम आएगा हमारे। ये लो, देख लो कितने कंप्यूटर्स डिप्लॉयड है यहाँ पर, कितने प्रोसेसर्स, कितने चिप डिप्लॉयड है। ये सब माइनिंग चल रही है बिटकॉइन इथेरियम को एक्सेप्ट करने के लिए। ये सिर्फ माइनिंग चल रही है। लोग यहाँ एक माना नहीं खरीदने को तैयार हो रहे हैं, दुनिया के लोग देखो कितने आगे आगे निकल रहे हैं। लोगों का कहते हैं ना, ये क्रिप्टो नीचे आ गया, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मार्केट गई, ये गई। जानते ही नहीं है ना लोग, चार दीवारी से आगे जाकर। लोगों ने पूरे के पूरे प्रोसेसर्स लगा रखे हैं, ये माइनिंग कर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर ये अपनी इनकम रिवील कर दे ना, इलॉन मस्क रोड पे आ जाए एक रात के अंदर। वर्ल्ड के अंदर ये नहीं होता कि जो आंकड़े सामने आ गए, इलॉन मस्क अगर सामने आके अपनी इनकम रिवील करे तो वो रिचेस्ट पर्सन हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये हो गया। और ये क्यों कर रहा है बंदा, इंडिया का, ये तो हरियाणा में रहता है, रोहतक में। 3 इंजीनियर्स मिलकर इनके महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 3 लाख रुपए आ रहा है। पागल है क्या ये? 3 लाख रुपए का ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि बिल बिजली का 3 लाख रुपए आ रहा है। जनरेट कितना कर रहे होंगे इसके अलावा? कोई बंदा पागल है कि बिजली के फुगाता रहेगा अपनी ये करके? ये क्या लगा रखे हैं इन्होंने? इसके अंदर क्या इंस्टॉल हो रहा है, क्या कट कट करा रहा है? इसके अंदर बिटकॉइन और इथीरियम जमा हो रहे हैं। ये वाला काम कैसे होता है मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता हूँ, बताऊंगा किसी दिन फुर्सत के अंदर। अगर आपके पास आईफोन मैकबुक है, रातों रात में तो 1-2 कॉइन तो आप भी, मतलब बिटकॉइन और इथीरियम नहीं, लेकिन छोटे छोटे ऑल्ट कॉइन्स तो आप भी निकाल लोगे। महीने के अंदर 2-3 सोलाना तो आ ही जाएंगे आपके पास। और एक सोलाना की कीमत 25,000 तक गई थी हाईएस्ट। अभी इस टाइम पर ना माइनिंग और तगड़ी तरीके से शुरू हो गई है।
बहुत तगड़ी तरीके से शुरू हो गई है। लोग बिल तो भर देते हैं। आपने कभी सोच के देखा, अभी रिसेंटली न्यूज आई थी, बिजली कम हो गई है, कोयला कम हो गया। कैसे कम हो गया भाई? इतनी ज्यादा बिजली एकदम से कैसे फूकने लग गई? सारी चीजें सामने तो नहीं है ना। क्या पता लोग घर घर में खोल खोल के क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं। जब ये 3 लोग 3 लाख रुपए का बिल बना सकते हैं तो कितना कोयला फूका होगा इसके लिए हिंदुस्तान में। ऐसे क्या पता काफी करोड़ों लोग पीछे हों जो कि नहीं आ रहे हो सामने। एकदम से कोयला रातों रात कैसे खत्म हो गया? बिजली के रेट एकदम से ऐसे कैसे बढ़ने लग गए? बहुत सारी कहानी है इसके पीछे, जो सिर्फ दिखता है अखबारों के अंदर तो उसको भूल ही जाया करो। अब क्या होता है, इसकी वजह से बिजली बहुत ज़्यादा फूकती है, तो इसका अब जब बिजली फूकती है तो उसको साफ शब्दों में एक चीज़ कही जाती है, एनवायरमेंटल कॉस्ट। अब क्या होता है, इलॉन मस्क एक बारी ना ऐसे एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था अभी 1.5 साल पहले, कोविड से पहले, 2 साल पहले, हाँ वही कोविड के टाइम से पहले पहले की बात है, 2019 और 20 की स्टार्टिंग की बात है। एकदम से उसने वो प्रोजेक्ट वापस खींच लिया कि नहीं यार इसके अंदर, हाँ प्रोजेक्ट क्या था मैं बता देता हूँ। टेस्ला जिन जिन कंट्रीज में ओपन हो रही थी तो उसने कहा कि आई विल एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ टेस्ला गाड़ी इन क्रिप्टोस। दे देना मुझे बिटकॉइन, इथीरियम, शीबा इनू में पेमेंट मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। डील फाइनल हो गई। एक रात पहले उसने ट्विटर हैंडल पे अपने डाल दिया कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, इसमें एनवायरमेंटल कॉस्ट इन्वॉल्व है। क्यों हरामजादे, तेरे को पहले नहीं पता था एनवायरमेंटल कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है? अब क्या हुआ, लोग टेस्ला को लेकर इतना ऑप्टिमिस्टिक थे, इतना वो पूरा का पूरा पॉजिटिव थे। जैसे ही इसने अपना डिसीजन जो था वो वापस लिया, मैं आपको टेस्ला का शेयर दिखाता हूं। यस, 1 अक्टूबर 2021 तक ये ऊपर ऊपर बढ़ रहा था। ठीक है, हाँ कोविड की सेकंड वेव के टाइम पर इसने ऐसा कुछ बोला था। हाँ ठीक है ठीक है, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव नहीं थी। उसके बाद से टेस्ला में कभी इतनी, टेस्ला की शेयर में इतनी कभी दम हुई ही नहीं है कि वो इतना उठ पाए वो करके। ये गिर गया। ये तो चलो इलॉन मस्क के हाथ में है, लेकिन फिर भी उसके बाद अगर इसने जब मना ही कर दिया था कि बिटकॉइन जो है हमें उसमें पेमेंट लेनी नहीं है, तो आप ये देखो इधर तक 1 नवंबर 2021 तक बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया था, सबसे टॉप पर था, अपने एपेक्स लेवल पर था अपने। और उसके बाद जैसे ही इसने बोला रेड पे रेड कैंडल, रेड पे रेड कैंडल, रेड पे रेड कैंडल, ये बनती चली गई। हालांकि ये तो एक चीज़ हो गई कि एलॉन मस्क के बोलने पर क्या बिटकॉइन ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं होता, उसके पीछे भी बहुत तकड़म होती हैं। ठीक है, फालतू बातें होती हैं। लेकिन ये है, ये क्रिप्टो फार्मिंग और ये पूरा एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या होती है, क्यों होती है, अब आज के बाद आप इसे को भूलोगे नहीं। तो उसने बोला एनवायरमेंटल कॉस्ट इन्वॉल्व है और मैं प्रो एनवायरमेंटल बंदा हूं तो मैं तो नहीं करूंगा इसमें पेमेंट एक्सेप्ट वगैरह। ये किस हद तक हावी हावी है, मैं वही आपको बोलता हूँ कि आप अपनी इंस्टाग्राम रील से और इन सब से फालतू चोचलेबाजी से निब्बा निब्बियों के रिलेशनशिप से बाहर निकलो। आप ये देखो, ये चाय बनाने वाला है साउथ इंडिया के अंदर, बेंगलुरु। क्रिप्टोज एक्सेप्टेड हेयर। आप इसको क्रिप्टो में पेमेंट कर सकते हो, कैश में कर दो, पेटीएम ये यूपीआई आईडी रखा हुआ है, एंड क्रिप्टोस। इतने डॉलर करोगे तो वो 20 रुपए के बराबर होगा। आपको मैगी खानी है, चाय पीनी है, वो करने के लिए क्यों एक्सेप्ट कर रहा है ये? इसको क्या पता इसको, ये मतलब ये क्यों ले रहा है, पागल हो गया ये? इसको क्योंकि नॉलेज है। उसके पास पैसा नहीं होगा लेकिन उसको पूरी नॉलेज होगी क्रिप्टो मार्केट के लिए और आने वाली पोटेंशियल्स के लिए। एक पर्सन था, उसके बारे में बोला जाता है, रियलिटी वाली बात है ये, कि जब बिटकॉइन चला था ना उसके पास कुछ 17,000 या पता नहीं कितने कुछ लाखों बिटकॉइन थे और उसने सारे के सारे पिज्जा वाले को दे दिए थे, पिज्जा खाने के लिए, जिस टाइम पर बिटकॉइन की कीमत कुछ 1 रुपए से भी कम थी। अब क्या होता है, अप्रैल 2018 में एक नौटंकी होती है। आरबीआई बैन लगा देता है कि आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, वर्चुअल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज में आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। पूरी गेम समझो।
17 तक सब बढ़िया चल रहा था, बिटकॉइन के अंदर ऊपर जा रहा था। आरबीआई ने बैन लगाया, जनवरी पकड़ लेते, ठीक है। आरबीआई ने बैन लगाया, लोगों ने होल्डिंग्स अपने निकालना शुरू करी, क्रिप्टो मार्केट बर्बाद, खत्म, कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज प्री प्लान। मैंने वो बोला ना, आरबीआई ने ऐसे क्यों करा? दुकान के सामने दुकान खड़ी होगी तो टेंशन तो होगी। 2 सालों के लिए पूरी की पूरी नौटंकी चली, देखना ध्यान से, 2020 तक। सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को लिफ्ट कर दिया, आपके सामने है। 2018 मार्केट, ठीक है, मार्केट पूरी आप देख रहे हो बर्बाद हो गई, सब लोग बाहर निकलने लग गए। सरकार ने क्या करा? 2000 सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में बैन हटा दिया। ये वाला पूरे का पूरा जो फेस क्रिप्टोस का कंसोलिडेशन का फेस, कैसे? यहीं के यहीं घूम रहा है, यहीं के यहीं घूम रहा है। बैन हटा, मार्केट देखना चाहोगे? बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जितने लोग क्लासेस देख रहे हैं वो ठीक है। दोबारा मार्केट नीचे आई है, बेस्ट टाइम है इस पे लगाने का। आप भर भर के माना सोलाना जो आपको बाय करना बाय कर लो। आप मुझे किस्सियां देते हुए फिरोगे आज से 2-3 साल बाद। 2025 तक तो आप ये मान लो कि आप जितना भी कैपिटल लगाओगे वो 20 गुना हो जाएगा। अप्रैल 2020 में देखा, पूरा प्रूफ कर दिया ना मैंने, इसको चार्ट्स के साथ प्रूफ कर दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट करा बैन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, जो कि इंपोज करा था आरबीआई ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंप्लीट बैन ऑन ट्रेडिंग वॉज एक्सेसिव, ये हद से ज्यादा चीज हो गई, क्योंकि कई लोगों से रोटी चलती है, गुजारा चलता है, जो भी चलता है। इसके बाद इतने यूट्यूब चैनल्स की भरमार आपको देखने को मिलेगी, जो भी ट्रेडिंग सिखाना शुरू हुए, सबके चैनल्स 2020 में बने हैं। सबके चैनल्स पूरे यूट्यूब पे इंडियंस के 2020 में बने हैं। एंड इंडियंस जो हैं ये पोटेंशियल रखते हैं इस मार्केट को उठाने का और वो करने का, पूरा का पूरा, ठीक है। एंड बिटकॉइन क्या होता है? बाप होता है, बाप के पीछे पीछे बच्चे फॉलो करते हैं। अगर बिटकॉइन की ऐसी शेप बनी है ना, ये बिटकॉइन है। अब मैं देखना इथीरियम पे जाता हूँ, ETH USDT, ये इसके कोड्स होते हैं, ये देख लो, सेम चीज। ये बैन हटा, ऑल टाइम हाई, इथीरियम है ये। तो देयर इज नो सच एक्ट इनेक्टेड येट टू रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। बजट 2022-23 के अंदर भारत की सरकार ने अनाउंस करा था कि आरबीआई जो है वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी इशू करेगा अगले फिजिकल ईयर में, जिसको वो डिजिटल रुपी बोलेगी। इस साल हो जाएगी वो इशू, ठीक है, या जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोला जाएगा। दोगलापन देखो, आरबीआई जो है वो पहले बैन लगा रहा है इसके ऊपर, कह रहा है कि ये अनरेगुलेटेड है, हम तो इसको रेगुलेट नहीं करेंगे। दुकान के सामने दुकान खोलने में दिक्कत हो रही थी, खुद की दुकान अपडेशन करने का टाइम आ गया तो देखो बिल्कुल पीछे नहीं हटा। पहले 1 साल पहले अनाउंस कर दिया, हम अगले साल ना ये वाला मॉल लॉन्च करने जा रहे हैं, ये वाली दुकान लॉन्च करने जाएंगे, इस ब्रांड की चड्डी बनैन मिलेंगे इसके ऊपर, डिजिटल रुपी मतलब खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है आरबीआई। और बैन लगाने के लिए देखो सबसे पहले आगे कितनी आगे था। 2 साल के लिए शांत करवा दी मार्केट पूरी, 2 साल के लिए है। इतना मुनाफा कमाया होगा ना, इतना मुनाफा इंस्टीट्यूशंस में बता नहीं सकता आपको। उसके बाद बात करते हैं एनएफटी की, नॉन फंजिबल टोकन। कुछ नहीं होता नॉन फंजिबल टोकन, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपके पास एक टी शर्ट या टॉप है, कोई भी मान लो, आपके पास कोई भी एक टी शर्ट या टॉप है, किसी भी ब्रांड का है। ऐसे तो और भी चीजें मिल जाएंगी, उसके अंदर कुछ यूनिक तो है नहीं, ठीक है। लेकिन मान लो प्राइम मिनिस्टर ने, देश के हमारे प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर अपने सिग्नेचर करके दिए आपको, आपकी पीठ के ऊपर, जब आप ये पहने हुए थे,
अब ऐसी और कोई टी शर्ट तो है नहीं जो इसी कलर की हो, इसी साइज की हो। इसका कलर ब्लू, इसका साइज एक्सेल, प्लस नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सिग्नेचर इसके ऊपर। अब ये यूनिक बन गई, ऐसी और कोई नहीं बन सकती। सेम जगह पे सिग्नेचर हो, सेम साइज की हो, सेम कलर की हो। ये इस केस के अंदर बन गया नॉन फंजिबल टोकन। कभी कभार कुछ ना लिमिटेड कॉइन्स मिंट करे जाते हैं किसी की एनिवर्सरी पर, जैसे मान लो शिवाजी महाराज का कुछ दिवस है या अटल बिहारी वाजपेयी का कोई जन्मदिन है, तो वो एक लिमिटेड कॉइन्स इशू करे जाते हैं। लेकिन लिमिटेड भी ना होकर अगर कोई भी एक चीज जो इशू करी जाए, सिर्फ एक इशू करी जाए, तो वो है नॉन फंजिबल टोकन, जिसके जैसा और कोई रिप्लेस ही नहीं कर, कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता उसको, उसके जैसा कुछ और बन ही नहीं सकता। तो एनएफटी एक इररिप्लेसेबल यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन होता है जो इस चीज को दर्शाता है कि जो एविडेंस है ना, किस चीज का एविडेंस, कि ओनर जो डिजिटल एसेट है ये, इसके ऊपर किसी की ओनरशिप है, किसी का राइट है, मालिकाना हक है। इसके जैसा दूसरा नहीं बन सकता। अब ये कुछ भी हो सकता है, गाना, फोटोज, आर्टवर्क, ट्वीट्स, मीम्स। लेकिन अभी के लिए जो दुनिया में चल रहा है वो आर्टवर्क चल रहा है, वो फोटोज चल रही हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर दिखाया था। हालांकि मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, अभी मैं बताता हूं अभी इस चीज को आपको। तो अनलाइक अदर करेंसीज, एनएफटीज जो हैं, इट कैनॉट बी एक्सचेंज फॉर एन इक्वल वैल्यू, और आप इनको स्मॉलर वैल्यू में कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब ये फिक्स है। ये ऐसी चीज है कि आपने एक कई जगह पे एक प्रॉपर्टी ली और मेरी निगाह पड़ गई आपकी प्रॉपर्टी पर कि यार ये बीच के किनारे जो है ये इसका घर है यार, ये तो मेरे को चाहिए किसी भी कीमत पर। अब आपने दिया था उसको 50 लाख का, मैं 50 करोड़ तक देने को रेडी हूं उसके लिए। अब ये चीज ये क्या है, अगर आपके पास ऐसी किसी चीज की ओनरशिप है, सामने वाला हो सकता है आपको मन चाहे रेट दे दे इसके। फॉर एग्जाम्पल, अ 10 रुपी नोट कैन बी एक्सचेंज विद अनदर 10 रुपी नोट, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एनएफटी बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस। ये टी शर्ट आपकी फट भी जाएगी ना, आपके बच्चे हो जाएंगे, इसमें छेद हो जाएंगे, चूहा उतर जाएगा इसे, तब भी ये बहुत यूनिक रहेगी। क्यों? क्योंकि पीएम के सिग्नेचर है इसके ऊपर। उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं, पहले हम एक ये तो दिखा दूं मैं आपको। ये है एनएफटी का कंसेप्ट, मैंने आपको बताया था। ये फोटोज बिक रही हैं यार 15-15, 8-8 करोड़, 50-50 करोड़ की, 10-10 हजार करोड़ की। आप कहोगे क्यों? भाई आर्ट लवरों का कोई भरोसा नहीं होता, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, वो क्या देख रहे हैं उसमें जो आप ना देख सको। अगर ऐसा नहीं होता तो पिकासो और इन सब की जो पेंटिंग्स हैं ये कितनी अरबों खरबों में, मोनालिसा की अगर आप बात करो तो मतलब एक कंट्री आ जाए ऐसे ऐसे रेट के ऑफर देने को तैयार है उस मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग के लिए लोग। अब आपको मुझे क्या लेना देना उस लेडी से, और वो मोनालिसा असली में कोई लेडी थी भी नहीं। मुझे नहीं प्यार उस आर्ट वर्क से, मैं एक सिंगल चवन मेरे को कोई फ्री में दे रहा हूं मैं तब जला के फेंक दूं उसको। लेकिन आर्ट लवरों से पूछो, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो कत्ल कर दे मेरा। तो ये चीज एक उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे एक बात है ना, क्रिप्टोज भी तो एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही तो बेस्ड है। तो दुनिया में बस इन सब चीजों के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां घूम रही हैं, जो कि आप इसमें सही और गलत किसी को नहीं कह सकते। क्योंकि अगर पैसा कोई जेब से अगर दे रहा है भाई, 9-10 हजार करोड़ रुपए अगर लोग देने को तैयार हैं, तो वो पागल तो है नहीं कि कोई अपनी पूरी की पूरी संपत्ति लुटा देना चाहता होगा। लेकिन अगर ओवर एम्बिशियस बातें अगर हम ना करें, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको 1520 2000 2500 में इतने में एक एनएफटी अच्छी खासी आ जाती है। अगर आप ऐसी कोई एक एनएफटी है, अच्छा एनएफटी का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ ये खरीदनी है, आप अपनी खुद की भी डिजाइन करके लगा सकते हो, आपको जो मर्जी आता है। आजकल ना आर्ट फॉर्म और उसकी फॉर्म में चल रही है। जैसे मैं लिखा हूँ ना कि म्यूजिक म्यूजिक या कुछ भी हो सकता है, लेकिन गाने गाने वाले और ये टोन वोन वाले तो इतना प्यार तो है नहीं लोगों को, लेकिन ये फोटोज बहुत चल रही हैं, तो आप इसको भी खरीद के परचेज कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। अब ये स्टेबल कॉइन क्या होता है?
स्टेबल कॉइन भी ना एक क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ये एक स्टेबल एसेट से जुड़ी हुई होती हैं। अब ये चीज समझना आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन चलो इजी करते हैं इसको। अब ये स्टेबल एसेट क्या है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ करेंसी है वो है डॉलर, एंड प्रोमिनेंटली बात करें तो यूएस डॉलर। जितनी कीमत डॉलर की चल रही होगी ना, जो स्टेबल एसेट की चल रही होगी, अगर डॉलर ऊपर बढ़ेगा तो ये क्रिप्टो करेंसी ऊपर बढ़ेगी। और रेट बिल्कुल वैसे ही होगा। अगर डॉलर इस टाइम पर चल रहा है $1 इज इक्वल टू 75 रुपए, तो ये चीज भी फिर ऐसी ही होगी। अगर ये जो स्टेबल कॉइन अगर कोई भी होगा क्रिप्टो करेंसी का, वो भी ऐसे ही होगा कि ये जो एक क्रिप्टो है डेट विल बी इक्वल टू लगभग अराउंड 75 रुपीज टू 77 रुपीज। इक्के दुक्के 54-58 रुपए का फर्क हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। एंड दे आर डिजाइन टू गिव द सेम कंसिस्टेंट वैल्यू एज गवर्नमेंट इशूड मनी। लेकिन बस डिफरेंस ये होता है कि जो डॉलर है वो तो आप कन्वर्ट करवा के अपने हाथ में पैसे वगैरह भी ले सकते हो अगर आपके पास वो वॉलेट में पड़ा हुआ है। लेकिन क्रिप्टो आपको हमेशा डिजिटल फॉर्म के अंदर ही मिलेगी ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस करने के लिए, क्योंकि इसको इशू करा जाता है प्राइवेट बिजनेसेस के द्वारा। ये प्राइवेट बिजनेस मतलब क्या? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैं दिबांग कॉइन के नाम से भी एक क्रिप्टो लॉन्च कर सकता हूँ, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, अभी स्टेबल कॉइन क्या होते हैं ऐसे? अब आप ये देखो दोस्तों, ये एक ना क्रिप्टो होता है, ये स्टेबल कॉइन माना जाता है। आपको कुछ भी परचेज करना होता है ना, जैसे अभी बताता हूँ मैं आपको, ये है, इसको कहते हैं टेथर। ये टेथर है क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि बिटकॉइन थे, इथीरियम थे, सोलाना थे, माना थे, शिबा इनू थे, डॉज कॉइन थे। ये एक स्टेबल कॉइन है। अगर आपसे कोई कभी किसी एग्जाम के अंदर आ जाए ना, और कोई स्टेबल कॉइन नहीं होता है, सिर्फ यही है। अभी नोट कर लेना इसको अपने यहाँ पर, ठीक है? और कोई स्टेबल कॉइन है ही नहीं, टेथर। अब क्या होता है, और इसको शॉर्ट में ये कहते हैं यूएसडीटी। जितनी डॉलर की वैल्यू चल रही होती है ना, उतनी ही इसी के आसपास की चल रही होती है। जैसे अभी अगर मैं आपको एक टेथर की वीडियो वो दिखाऊं, ये देखो, ये टेथर, शॉर्ट में इसको कहते हैं यूएसडीटी। 82.03 रुपीज़ का चल रहा है ये। एक डॉलर कितने का चल रहा है? ये लो 82.05। एक डॉलर टेथर 82.03, 0305, 0305। कोई डिफरेंस है प्रदन्या? कोई डिफरेंस है मेजर? नहीं। तो यानी कि अगर मुझे कोई क्रिप्टो खरीदना होता ना, ये मतलब ट्रेड में इसमें भी कर सकता हूँ। ट्रेड में इसमें ये टेथर का कॉइन, ये टेथर का चार्ट है। मैं इसमें भी ट्रेड कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको भी अकेला खरीद सकता हूँ, जैसे कि मैं डॉलर को खरीद सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज ये आ रही थी, जैसे इथीरियम की आ रही थी, कहाँ गया ये लिखा आ रहा था अभी यहाँ देखना, $1530 का ये कॉइन है अभी जो चल रहा है, इसका रेट 1530। अब ये 1530 ऊपर देख रहे हो, मैंने डॉलर बोला लेकिन ऊपर क्या लिखा आ रहा है? यूएसडीटी। इतने टेथर का है ये। देख रहे हो स्टेबिलिटी इसकी? चार्ट क्या बता रहा है कि डॉलर के टर्म्स में नहीं है, डॉलर यूएसडी बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये फिर भी सारे क्रिप्टोज के लिए जो एक स्टैंडर्ड यूज करा जाता है कि हम उसको वैल्यू क्या देंगे, तो उसको डॉलर या रुपए नहीं बोला जाता, इतना पाउंड या यूरो नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है अभी इसका रेट इतना टेथर चल रहा है, इतना यूएसडीटी चल रहा है। इसलिए जब भी प्रॉपर तरीके से किसी क्रिप्टो को सर्च करना होता है ना, जैसे मैंने बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म होता है बीटीसी, हमेशा इसकी प्रॉपर वैल्यू चेक करनी है। तो हर कॉइन के आगे यूएसडीटी अब आएगा प्रॉपर ये खुलकर। ये इतने डॉलर चल रहा है, 21,616 $।
तो ये वही हो जाएगा 17 लाख के आसपास। अगर मुझे सोलाना लिखना है, SOL शॉर्ट इसका कोड वर्ड है, इसके आगे USDT लिखना पड़ेगा, ये आ गया सोलाना। 18.40 USDT या फिर डॉलर इसका रेट चल रहा है, क्योंकि USDT भी डॉलर के बराबर ही है, टेथर US के बराबर ही है। ऐसे ही अगर मुझे शिबा इनू को चाहिए तो आगे लिखना पड़ेगा शीप, शॉर्ट फॉर्म होती है USDT। इसका रेट चल रहा है 0.00001080 USDT। कुछ भी माना USDT, मतलब सबके आगे USDT को लग रहा है, क्योंकि सबके लिए जो एक कॉमन पैरामीटर है उसको डिनोट करने का, उसकी कीमत को डिनोट करने का, वो USDT ही है। टेथर है वो, ये है टेथर। तो क्रिप्टोस के लिए ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो कि एक स्टेबल कॉइन है, ये T होता है, इसके अंदर एक सर्कल बना होता है, ऐसे कोई इमेजेस वगैरह को याद नहीं रख लेकिन फिर भी आज आप काफी कुछ सीख गए हो वैसे पहली बार, और ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइटली अगर आप इसको ले रहे हो ना, तो लोगों के लूज मोशन लग गए थे जब उनके क्वेश्चन आया था कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टो के ऊपर हर पिछले 5 साल का पेपर चेक करो, आपको मिलेगा क्वेश्चन, भर भर के मिलेंगे आपको क्वेश्चन, मतलब अच्छे खासे मिलेंगे। 2 से 7-8 क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं अभी तक पूरे के पूरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसके ऊपर टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलेंगे। तो ये स्टेबल कॉइन है, और अभी तक पूरी क्रिप्टो करेंसी का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही स्टेबल कॉइन है, USDT, टेथर। तो दोस्तों इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, हमने पूरी मास्टरी कर ली है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे ये सारा सिलसिला हिंदुस्तान में बैंकिंग का शुरू कहां से हुआ था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।